मायके की विदाई से अच्छी ससुराल में गृह प्रवेश। प्रभा और धीरज अपने बेटे ध्रुव के साथ उर्वशी को देखने उसके घर आए हुए हैं। चाय पीते हुए धीरज की नजर सिल्की शरारा पहने अपने मम्मी पापा माया और हरीश के बगल से सोफे पर बैठी उर्वशी पर ही टिकी है, चाय का कप टेबल पर रखकर। भाई साहब, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। फिर तो आप यही समझ लो कि मेरी बेटी यहाँ से विदा होने ही वाली है और आप घर जाकर उसके गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दो। भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है बेटी को विदा करने की? बहन जी, आपको तो पता ही है कि बेटी पराया धन होती है, तो उसे ज्यादा दिन अपना बना के रखना ठीक नहीं है, खासकर तब जब लड़के वाले उसे पसंद कर ले। आपकी बात भी सही है। तब तो आज ही घर जाकर पंडित जी से बात करता हूँ और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। रिश्ता पक्का करके प्रभा, धीरज और ध्रुव वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उर्वशी टेबल पर रखे चाय नाश्ते के झूठे बर्तन उठाई रही होती है कि तभी उसके पास उसकी छोटी बहन अदिति आती है और ये सब काम बाद में करना, पहले जो मेरा शरारा पहना हुआ है वो उतार दी। बस 2 मिनट, उतार रही हूँ। नहीं, अभी उतार, इसमें दाग लग जाएगा, बहुत महंगा शरारा है ये। ठीक है, उतारती हूँ। झूठे बर्तन टेबल पर रखकर उर्वशी अपने रूम में जाती है और वहां से पुराना सलवार सूट पहने प्रेस और घड़ी किया हुआ शरारा लेके वापस अदिति के पास आती है। ये ली बहन, अपना महंगा शरारा, मैंने प्रेस भी कर दिया है। अदिति को शरारा देकर उर्वशी झूठे बर्तन लेकर किचन में चली जाती है। उसी दिन शाम को उर्वशी का पूरा परिवार हॉल में बैठा इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहा था। तभी हरीश के पास धीरज का फोन आता है। धीरज से बात करने के बाद समधी जी ने पंडित जी से शादी की डेट निकलवा ली है। इसी महीने की 25 तारीख को शादी का मुहूर्त निकला है। अब तुम सब बताओ, शादी के पहले हल्दी और मेहंदी के फंक्शन कब और कैसे करने हैं? कब और कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे होते हैं और जब होते हैं वैसे ही होंगे। हाँ पापा, मैं अपने लिए हर फंक्शन में एक अलग ड्रेस लूंगी, और मैं भी, आखिर मेरी ननंद की जो शादी है। उन सभी की बातें उर्वशी उनके पास ही खड़ी सुन रही थी। मैं हल्दी के फंक्शन के लिए येलो गाउन लूंगी, मेहंदी के लिए ग्रीन और अपने स्पेशल दिन के लिए बेबी पिंक लहंगा, जो मैं हमेशा से पहनना चाहती हूँ। तूने जो हरकत की है उसके बाद भी हम तुझे घर में रहने दे रहे हैं, खिला रहे हैं और तेरी शादी कर रहे हैं, और अब भी तुझे ये उम्मीद है कि हम तेरे लिए और करेंगे। अरे तू हमारा एहसान मान कि तुझे अब घर से नहीं निकाला, नहीं तो तूने तो समाज में हमारी नाक कटाई है। उसके बाद तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप मेरा भरोसा क्यों नहीं करते? प्लीज कोई तो मेरा भरोसा करो। हमने सुनी सुनाई बातों पर नहीं, आंखों देखी बातों पर भरोसा किया है, और आंखों देखा कभी झूठ नहीं होता। कभी कभी हमें हमारी आंखें भी धोखा देती हैं। तुझे जो करना था कर लिया, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। उर्वशी को सिर्फ कपड़े लेने की बात पर वो सभी खरी खोटी सुनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और फिर अगले दिन वो सभी शॉपिंग पर जाने के लिए हॉल में इकट्ठा होते हैं और पास ही खड़ी उर्वशी से, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, हमारे पीठ पीछे किसी को घर पर मत बुला लेना। भाभी जी, आपकी सोच मेरे बारे में ऐसी है? ये मेरी सोच नहीं बल्कि तुम्हारी हकीकत है। आखिर उर्वशी ने ऐसा क्या किया जो उसका पूरा परिवार उससे इतनी नफरत करने लगा और ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहा है? उर्वशी ने जो भी किया हो बहुत ही गलत किया होगा। पूरा परिवार एक साथ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और शाम को ही शॉपिंग करके वापस लौटता है। हॉल में वो सभी अपने साथ लिए शॉपिंग बैग्स रखते हैं। उर्वशी, पानी लाना, तो बहुत प्यास लगी है। कुछ ही देर में उर्वशी सभी के लिए पानी लेकर आती है। तभी रागिनी बैग्स में से साड़ियां निकालती है और सबको दिखाती हुई, ये पीली पश्मीना साड़ी मैं हल्दी वाले दिन पहनूंगी, ये हरी चंदेरी साड़ी मैं मेहंदी वाले दिन पहनूंगी, और ये लाल रेशमी साड़ी शादी वाले दिन पहनूंगी। मैं अपने लिए सिर्फ गाउन ही लाई हूँ, ये येलो हल्दी के लिए, ग्रीन मेहंदी के लिए, और ये मजेंटा शादी वाले दिन के लिए। उदास उर्वशी रागिनी और अदिति के कपड़े देख रही थी। उर्वशी, तो उदास मत हो, तेरे लिए भी हमने कुछ सोचा है, आखिर तेरी ही तो शादी है। अदिति, तेरे पास जो ये पुराना येलो और ग्रीन सूट है ना, वो अपनी बहन को दे देना, हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में पहन लेगी, और शादी वाले दिन ननंद मेरी शादी का लहंगा पहन लेगी।
अपने अपने बैग्स लेकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उर्वशी भी किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगती है। देखते देखते दिन बीत जाते हैं और उर्वशी की हल्दी का दिन आ जाता है। घर के हॉल में ही हल्दी का डेकोरेशन होता है और मोहल्ले की औरतें नीता, मीना, सपना, पूजा और विमला पीली साड़ी पहने एक एक करके वहां आने लगती हैं। उन्हीं के सामने माया एक कटोरा में शुद्ध हल्दी घोल रही होती है। माया तो ये क्या कर रही है? शुद्ध हल्दी लगाएगी क्या उर्वशी को? हल्दी में बेसन दो घोले। हल्दी बहुत हार्श होती है, इससे उर्वशी की स्किन जल जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, हल्दी शुद्ध ही लगानी चाहिए। और उर्वशी की चमड़ी मोटी है, नाजुक नहीं है जो जरा सी हल्दी से छिल जाए। माया के हल्दी घोलने से पहले ही अदिति का पुराना पीला सूट पहने उर्वशी वहां आ जाती है। पीली पश्मीना साड़ी पहने रागिनी और पीला गाउन पहने अदिति उसे टेबल में बैठाती है। उर्वशी ने वही सूट पहना है ना जो अदिति ने जयंत की हल्दी में पहना था? हाँ, सूट तो वही है, लेकिन सबने नए और उर्वशी ने पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? भगवान जाने, ये इनके घर का मामला है, इन्हें ही पता होगा। उर्वशी को जलन न हो इसलिए सपना, मीना, नीता और विमला उसके पैरों, हाथों और गालों में थोड़ी सी हल्दी लगाती हैं, मतलब हल्दी शुभ करती है। लेकिन माया उसके हाथों पर और पैरों में हल्दी मलने लगती है। मम्मी क्या कर रही हो? जल रहा है, ज्यादा हल्दी मत लगाओ ना। छिप कर जल रहा है, बड़ी आई नाटक करने वाली। इस तरह बोलकर दुनिया वालों को क्या दिखाना चाहती है कि मुझ में ममता नहीं है? माया के बाद एक एक करके रागिनी, अदिति, पीला कुर्ता पहने जयंत और हरीश उर्वशी को पूरे शरीर में रगड़ रगड़ कर हल्दी लगाते हैं। मेरे घर वाले कितना बदल गए हैं। मेरी एक खरोंच पर जिनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आज वो खुद मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। मेरा शरीर जल रहा है, फिर भी इन्हें जरा सी भी परवाह नहीं है। हल्दी की पूरी रस्म होते ही उर्वशी भागकर अपने कमरे में जाती है और बाथरूम में जाकर नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर आती है। प्योर हल्दी की वजह से उर्वशी के पूरे शरीर में रैशेज पड़ गए थे। हड़बड़ाई उर्वशी ड्रेसिंग टेबल में मॉइस्चराइजर ढूंढने लगती है। कहाँ गया मॉइस्चराइजर? कल तक तो यही था। ये जलन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। एक काम करती हूँ, भाभी के रूम में जाकर उनका मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। उर्वशी भागकर रागिनी के कमरे में जाती है और ड्रेसिंग में रखा मॉइस्चराइजर लगा ही रही होती है कि तभी बाथरूम से नहाकर रागिनी टॉवल लपेटे आती है और उर्वशी को मॉइस्चराइजर लगाता देखकर, ये तुम क्या कर रही हो? भाभी जी, हल्दी की वजह से मेरा पूरा शरीर जल रहा था, इसलिए मैंने आपका मॉइस्चराइजर यूज कर लिया। किससे पूछा तुमने? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा मॉइस्चराइजर है? भाभी जी, कभी आप भी तो मेरा मेकअप किट यूज किया करती थी। मैंने कभी आपसे उसकी कीमत नहीं बताई और नहीं आपको टोका। मुझ पर एहसान जताती है। गुस्से में रागिनी उर्वशी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। रोती हुई उर्वशी हॉल में बैठे सभी घर वालों के पास जाती है। मम्मी पापा, मुझे भाभी ने थप्पड़ मारा। जरूर तो नहीं कुछ गलत किया होगा, इसलिए तेरी भाभी ने तुझे थप्पड़ मारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भाभी का मॉइस्चराइजर यूज किया था बस। उर्वशी के पीछे पीछे रागिनी भी साड़ी का पल्लू संभालती हुई आती है। हाँ, यूज किया था, वो भी बिना मुझसे पूछे। उर्वशी, तब तो तेरी भाभी ने बिल्कुल सही किया। अरे अब तुझे हमेशा याद रहेगा कि किसी का सामान उससे पूछे बिना यूज नहीं करना चाहिए। अपनी भाभी के थप्पड़ से ज्यादा तकलीफ उर्वशी को अपने माँ बाप की बातों से हुई। रोती हुई उर्वशी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन हॉल में उर्वशी की मेहंदी के लिए हरे कपड़ों में सभी मेहमान इकट्ठा हो जाते हैं। उनके आने के बाद उर्वशी भी अदिति का पुराना हरा सूट पहने वहां आकर सोफे पर बैठ जाती है। कल भी उर्वशी ने अदिति का पुराना सूट पहना था और आज भी। आखिर माजरा क्या है? चल क्या रहा है इस घर में? क्या है जो भी चल रहा है, हमें क्या करना है? कुछ देर बाद वहां हरी चंदेरी साड़ी पहने रागिनी, हरा गाउन पहने अदिति और हरी साड़ी पहने माया कटोरी में मेहंदी लिए आती है और उर्वशी की उंगलियां कटोरी में डुबोने लगती हैं। माया, ये तुम उर्वशी के हाथों में किस तरह मेहंदी लगा रही हो? मेहंदी आर्टिस्ट को नहीं बुलाया है क्या? वही कर रही हूँ जो सदियों से चला आ रहा था। मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाना और फिर उससे दुल्हन को मेहंदी लगवाना, ये सब आजकल के जोशले हैं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि मेहंदी की रस्म पूरी हो गई है, तो अब हम सब भी अपने अपने घर जाती हैं। वो सभी औरतें अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। हल्दी की रस्म की तरह ही बेमन सी उर्वशी की मेहंदी की रस्म भी पूरी हो जाती है। उंगलियों में लगी मेहंदी देखती हुई उर्वशी अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले मतलब शादी वाले दिन उर्वशी ड्रेसिंग के सामने अपनी भाभी रागिनी का दिया हुआ लहंगा पहने बैठी सोचती है, मैंने कितने सपने देखे थे अपनी शादी के लिए। मैं ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी।
लेकिन सब सपने टूट गए। मेरे घर वाले मुझे उस गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं। तभी वहां नई साड़ी पहने माया और नया लहंगा पहने रागिनी आती है और उर्वशी को आर्टिफिशियल ब्राइडरी ज्वेलरी देकर, लहंगा तो तूने पहन ही लिया है, अब ये ज्वेलरी पहन, जल्दी से तैयार हो जा, बारात आती ही होगी। उर्वशी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। हरीश ने शादी का टेंट और मंडप मोहल्ले में ही खाली पड़े मैदान में लगवाया था, जहां उर्वशी का परिवार हाथ में फूल माला लिए बारातियों के स्वागत के लिए खड़ा था। आसमान में स्काई शॉट्स देखकर और ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर, अरे तुम सब बारातियों के स्वागत के लिए तैयार रहना, बारात कुछ ही देर में आने ही वाली है। कुछ ही देर में बैंड बाजे के साथ शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार ध्रुव अपने पूरे परिवार और मेहमानों के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है। वो सभी माला पहनाकर बारातियों का स्वागत करते हैं। ध्रुव को जयंत घोड़ी पर से नीचे उतारता है। पंडित जी के बुलाने पर ध्रुव मंडप में जाकर बैठ जाता है। दूल्हे राजा तो मंडप में आ गए, दुल्हन कहाँ रह गई? तभी रागिनी उर्वशी को लेकर आती है और उसे मंडप में बिठा देती है। पंडित जी विधिवत नवग्रह पूजा और हवन करवाते हैं और फिर उर्वशी के साथ 7 फेरे लेने के बाद ध्रुव उसे मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग भरता है। विवाह संपन्न हुआ, अब दुल्हन को ले जाकर विदाई की सभी रस्में पूरी कीजिए। ध्रुव और उर्वशी मंडप के बाहर निकलते हैं और फिर माया उर्वशी को अपने साथ लेकर हॉल में जाती है। उनके साथ सभी घरवाले और मोहल्ले की औरतें भी जाती हैं। माया, उर्वशी को रसोई में ले जाकर उससे कुछ मीठा बनवा ले। मायके से विदा होने से पहले की ये रस्म होती है। और क्या होता है इस रस्म से? ऐसा करके बेटियां अपने पीछे मायके में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद छोड़कर जाती हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है उर्वशी के आशीर्वाद की। मेरे घर पर पहले से ही मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना हुआ है। चलो ठीक है, तुम्हें मीठा नहीं बनवाना है तो न सही, मंदिर ले जाकर उर्वशी को देवताओं का आशीर्वाद तो दिलवा दो। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब इसके कदम मंदिर में नहीं पड़ने देना चाहती। हाय राम, कैसी माँ है, बेटी की शादी होते ही उसे पराया कर दिया। ठीक है मम्मी, अगर मैं आपके लिए इतनी ही बुरी हूँ तो कम से कम विदा करने से पहले मुझे एक बार गले से तो लगा लो। उर्वशी जैसी माया को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, माया उसे थप्पड़ मार देती है। तू मुझसे दूर रहे, अब तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ये तू क्या कह रही है माया? तेरी बेटी विदा होने वाली है और तू उसे प्यार करने की बजाय थप्पड़ मार रही है। उसे विदा करने से पहले एक बार तो गले से लगा ले। नहीं, मुझे इससे अब कुछ लेना देना नहीं है। कह दो इसे कि अब विदा होकर अपने ससुराल चली जाए, हट जाए मेरी नजरों के सामने से। ठीक है रागिनी बहू, जा रसोई से चावल ले आ। घर से विदा होने से पहले उर्वशी चावल उलीचती हुई जाएगी। माया, तू आंचल में आशीर्वाद स्वरूप वो चावल समेट लेना। आखिर तेरी बेटी तेरे घर की लक्ष्मी है और अब विदा होकर जा रही है। माया गुस्से में विदाई की एक भी रस्म पूरी नहीं करती। वो सभी घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर भी आशा माया को समझाने की कोशिश करती है। माया देख, मुझे नहीं पता तू अपनी बेटी से क्यों गुस्सा है, लेकिन बेटी को विदा करने से पहले विदाई की आखिरी रस्म तो पूरी कर ले। दहलीज पर उर्वशी से सतिया बनवा और दीवारों पर हाथ के छापे लगवा ले। मुझे नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसे जल्दी से यहाँ से विदा करो। मैं इसे और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उर्वशी के विदा होने से पहले मोहल्ले की सभी औरतें उसके गले लगती हैं, लेकिन उसकी माँ, भैया, भाभी, पापा और बहन उसे नफरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं। तेरी बेटी ने जरूर तेरा कुछ बहुत बिगाड़ा हुआ होगा जो तूने उसकी विदाई से पहले उससे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तेरे दामाद ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कम से कम उसे तो आशीर्वाद दे दे, या उससे भी कोई परेशानी है तुझे? आशा के बार बार समझाने पर उर्वशी के सभी परिवार वाले उर्वशी के साथ खड़े ध्रुव को एक एक नारियल देते हैं और दामाद जी, अपना ख्याल रखना। घर के सामने खड़ी कार की बैक सीट में उर्वशी को बिठाकर ध्रुव उसे विदा करके अपने घर ले आता है। उनके घर पहुंचने से पहले ही ध्रुव का पूरा परिवार घर पहुंचकर उर्वशी के गृह प्रवेश की सभी तैयारियां कर चुका था। उनके घर पहुंचते ही ढोल लिए खड़ी अंजलि ढोल बजाते हुए वेलकम होम भैया और भाभी। दोनों हाथों से पायरो गन चलाकर संजय और निखिल, ओए भाभी घर आ गई, अब शुरू होगा धमाल। उर्वशी के दोनों देवर
नंद भांगड़ा करने लगते हैं। ध्रुव कार का दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतरने ही वाला होता है कि तभी हाथ में एक लोटा पानी और पूजा की थाली लिए उसकी मम्मी प्रभा वहां आती है। इतनी भी क्या जल्दी है कार से उतरने की? न जाने कैसे रास्ते से होते हुए आए हों। अपने साथ कितनी बलाएं लाए होंगे। मैं पहले बलाएं ले लूं, उसके बाद कार से तू भी उतरना और बहू भी। प्रभा लोटे का पानी कार के चारों तरफ घुमा के पीछे फेंक देती है और उन दोनों की आरती उतारती है। अब बाहर आ जाओ। वो दोनों कार से नीचे उतरकर घर की दहलीज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी ध्रुव की बुआ सरिता एक थाली में घुली हुई हल्दी लेकर आती हैं और बहू गृह प्रवेश करने से पहले दीवार पर अपने हाथों के छापे लगा दो, ऐसा करना शुभ होता है। मुझसे ये लोग वो सब क्यों करवा रहे हैं जो मेरी मम्मी ने मुझसे नहीं करवाया? सोचती हुई उर्वशी नम आंखों से हल्दी के 5-5 छापे दरवाजे के दोनों तरफ लगाती है। उर्वशी के छापा लगाने के बाद उसे और ध्रुव को छोड़कर सभी घरवाले घर के अंदर चले जाते हैं। ससुराल की दहलीज पर खड़ी उर्वशी देखती है दहलीज में रखा चावल से भरा कलश, बड़ी सी थाली में घुला लाल सिंदूर, फिर सफेद कपड़ा और फिर फर्श में बिछे हुए फूल। बहू, ये कलश गिरा कर गृह प्रवेश करो। अंजलि अपनी दादी चंपा के आगे आती है और गृह प्रवेश करो, सिंदूर में डुबोकर अपने पैरों के छापे सफेद कपड़े में लगा दो। प्रभा अपनी बेटी अंजलि के सामने आती है और मैं तुम्हारे पहले कदमों के निशान को हमेशा संभाल कर रखूंगी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना कि मायके की विदाई से अच्छा ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा है। सोचती हुई मन में खुशी और आंखों में आंसू लिए उर्वशी दाहिने पैर से चावल का कलश गिराकर दोनों पैर रंग में डुबोकर सफेद कपड़े में अपने कदमों के निशान छोड़ती हुई ध्रुव के साथ फूलों पर चलकर हॉल में पहुंच जाती है। बहू, अब तू घर के मंदिर में चलकर कुल देवताओं का आशीर्वाद ले ले तो तेरा गृह प्रवेश पूरा हो जाएगा। गृह प्रवेश में ही अपने ससुराल वालों का इतना प्यार पाकर उर्वशी खुद को और नहीं रोक पाती और आंसू में घुली उसकी भावनाएं बाहर आ जाती हैं। उर्वशी की आंखों से बहते आंसू पोंछकर बहू, तुम रो क्यों रही हो? जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुम्हारी आंखें नम ही हैं। तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हें यहाँ मायके जितना ही प्यार देंगे। बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? तेरी बहू अभी अभी अपने मायके से विदा होकर यहाँ आई है तो उसे अपने घर वालों की याद आ रही होगी, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू आ गए। अरे तुम सब यही खड़ी बातें ही करती रहोगी या बहू को ले जाकर देवताओं का आशीर्वाद भी दिलवाओगी? चंपा और प्रभा उन दोनों को कुल देवताओं के कमरे में ले जाते हैं। वो दोनों वहां माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। चलो ठीक है, अब तुम दोनों आराम कर लो, अभी बहुत सी रस्में बाकी हैं जो शाम को होंगी। ध्रुव उर्वशी को लेकर जैसे अपने कमरे के पास पहुंचता है, दरवाजे पर खड़ी अंजलि उन दोनों को देखकर दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लेती है और भाभी जी, ऐसे कैसे बिना टोल टैक्स दिए अपने कमरे में आ जाओगी? द्वार छिकाई तो लगेगी ही। अंजलि देख, हम बहुत थके हुए हैं, कमरे में जाने दे, टोल टैक्स बाद में ले लेना। बाद में नहीं, अभी। अंजलि की आवाज सुनकर प्रभा वहां आ जाती है और अंजलि क्यों अपनी भाभी को परेशान कर रही है? उसे जाने दे कमरे के अंदर। ऐसे कैसे जानी तू मम्मी? नेक लेने का ऐसा मौका मुझे जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं क्या दूं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभा उर्वशी के पीछे आती है, उसके हाथ में सोने की चेन पकड़ाकर उसके कान में। बहू, ये लो, अपनी ननंद को दे दो, वो खुश हो जाएगी। उर्वशी वही सोने की चेन अंजलि को दे देती है। वाह भाभी जी, सोने की चेन। मिल गया ना नेक, चल अब साइड जा, मेरी बहू को कमरे में जाने दे। सोने की चेन पाकर खुश अंजलि अपने भैया भाभी को कमरे के अंदर जाने देती है। वो दोनों बेड पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद नया गुजराती लहंगा लिए प्रभा, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्पल गाउन लिए अंजलि और अपना खानदानी मैरून मोतियों और कौड़ियों से जड़ा हुआ लहंगा लिए रूपा कमरे में आती है। बहू, तुम अपनी मुंह दिखाई की रस्म में ये लहंगा पहनना, मैंने खास तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए ही खरीदा है। नहीं भाभी जी, अभी गाउन पहनना। मुंह दिखाई की रस्म में बहुएं हमेशा लहंगा या साड़ी ही पहनती है। आप गाउन पहनकर एक नया ट्रेंड सेट करना। अरे तुम दोनों हटो, मेरी पोता बहू ये खानदानी लहंगा पहनेगी। तभी वहां भरी हुई बनारसी लाल साड़ी लिए तूफान की तरह उर्वशी की बुआ सास सरिता आती है और मेरे भतीजा बहू ना तो गाउन पहनेगी और ना ही ये ओल्ड फैशन लहंगे। मेरी भतीजा बहू पहनेगी मेरी दी हुई है बनारसी साड़ी। ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर उर्वशी की आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। बहू, तुम फिर से रोने लगी? तुम्हें हमारे दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आए हैं क्या? नहीं मम्मी जी,
ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का इतना प्यार देखकर मैं इमोशनल हो गई हूँ। बहू, अपने आंसुओं को संभाल कर रखो। तुम्हें ससुराल में बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है। वो चारों अपने लाए हुए लहंगे और साड़ी और गाउन रखकर चली जाती है। उर्वशी अपनी दादी सास का दिया हुआ खानदानी लहंगा पहनकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में जाती है, जहां मौजूद घर की सभी औरतें और मोहल्ले की ललिता, रानी, निशा और शिवानी उर्वशी को देखकर, मेरी पोता बहू इस खानदानी लहंगे में बिल्कुल राजघराने की नई बहू लग रही है। वो तो लगेगी ही। मेरी बहू को मायके में अच्छे संस्कार जो मिले हैं। सिर्फ एक दिन में ही मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि मायके में मुझे अच्छे संस्कार मिले हैं, लेकिन जिनके हाथ में पैदा होते से ही रही, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, उन्हें ही अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद उर्वशी अपने कमरे में ध्रुव के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि मायूसी, दुख और आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूं उर्वशी, तुम्हें इस समय अपने घर वालों की याद आ रही है। अरे आनी भी चाहिए, जिनके साथ पूरी जिंदगी रही, उनसे अचानक विदा होना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। बोलता हुआ ध्रुव उर्वशी को गले से लगा लेता है और उसके आंसू पोंछता है। अब तुम रोना बंद करो, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर चलूंगा। ध्रुव, मेरे आंसुओं की वजह मायके से विदा होना नहीं, बल्कि कुछ और है। जो भी वजह हो मुझे बता सकती हो। उर्वशी उठकर खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलती और आसमान की तरफ देखती हुई, आज हमारे सफर की नई शुरुआत होगी और मैं इस सफर की शुरुआत सच से करना चाहती हूँ। कैसा सच? मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर जिद और फरमाइश पूरी करते थे। उर्वशी ध्रुव से उस दिन की बात बताती है जिस दिन वो जीन्स टॉप और लेदर जैकेट पहने हॉल में बैठे अपने सभी घर वालों से ट्रिप पर जाने की बात बता रही थी। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। हाँ तो हमें क्यों बता रही है, जाओ जहाँ जाना चाहती हो, कौन सा हम तुम्हें रोकेंगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारा भरोसा नहीं तोड़ोगी। काश मेरी घरवाली भी मुझ पर इतना ही भरोसा करती तो मैं भी आपकी तरह अपनी मनमर्जी से जिंदगी जी पाती। उर्वशी अपनी फ्रेंड के साथ ट्रिप पर चली जाती है। उसके ट्रिप पर जाने के 2 दिन बाद अपने कमरे में बैठी फोन में उर्वशी का फोटो देख रही माया के फोन में एक वीडियो मैसेज आता है, जिसे ओपन करते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या देख रही हूँ मैं? ये देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? उर्वशी ने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। माया की चीख सुनकर सभी लोग कमरे में आ जाते हैं और वो वीडियो देख लेते हैं। उर्वशी, तूने हमारे भरोसे का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। अभी तक तूने हमारा प्यार देखा है, अब नफरत देखेगी। वो वीडियो देखकर गुस्से और नफरत से भरा पूरा परिवार उर्वशी के ट्रिप से वापस आने का इंतजार करने लगता है। 3 दिन बाद जब वो ट्रिप से वापस आकर हॉल में बैठे सभी लोगों के पास जाती है तो गुस्से और नफरत से भरी उनकी नजरें देखकर, क्या हुआ? आप सब लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? माया अपने फोन में उर्वशी को वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो किसी लड़के के साथ होटल के रूम में थी। ये सब करने के बाद भी तू इतनी कॉन्फिडेंस से हमारे सामने खड़ी कैसे है? तूने हमारे भरोसे का ये सिला दिया, ये सब करने जाती है तू घर से बाहर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये वीडियो फेक है। आपको तो पता ही है आजकल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, जिस वजह से किसी के भी ऐसी डीप फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं। खुद को बचाने के लिए तू किस किस पर इल्जाम लगाएगी? तू क्या सोचती है कि वीडियो देखने के बाद अब हम तेरी किसी भी बात पर भरोसा कर लेंगे? ये बात बताते हुए खिड़की के पास खड़ी उर्वशी की आंखों में आंसू आ गए। उर्वशी की पूरी बात सुनकर उसके पास खड़ा ध्रुव, देखो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो वीडियो है तो मैं उसकी सच्चाई का पता लगा सकता हूं। उर्वशी अपने फोन में वो वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर ध्रुव, वीडियो देखकर मुझे ये नहीं लगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जांच अपने AI एक्सपर्ट फ्रेंड आशु से करवाऊंगा। ध्रुव अपने फ्रेंड आशु को वो वीडियो सेंड करता है और मैसेज करके वीडियो की रियलिटी चेक करने को कहता है। उस रात उन दोनों को ही नींद नहीं आती, बिस्तर पर लेटे करवटें बदलते रहते हैं और अगली सुबह हॉल में बैठे अपने घर वालों के सामने ऐसे जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सभी चाय पी रहे होते हैं, तभी वहां आशु आता है और ध्रुव को अपने साथ छत पर ले जाता है। उन दोनों के पीछे उर्वशी भी छत पर जाती है। ध्रुव मेरे यार, वीडियो देखकर मैं भी 1 सेकंड के लिए इसे सच मान बैठा था, लेकिन अच्छी तरह जांचने के बाद मुझे पता चला कि वीडियो कंप्लीटली फेक है, जो कि डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। इसका मतलब? इसका मतलब कि इस वीडियो से भाभी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। यार तूने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। आखिरकार मेरी बेगुनाही साबित हो ही गई। अभी नहीं,
तुम मेरे साथ अपने घर चलो। ध्रुव उर्वशी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। हॉल में बैठे उसके सभी घर वाले उर्वशी को देखते ही नफरत से भर जाते हैं। उर्वशी, हमने तुझे विदा कर दिया था, अब भगवान के लिए हमें बख्श दे। हमसे रिश्ता रखने या यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप सभी उर्वशी से इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन जो सच्चाई मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं उसके बाद आप सभी को खुद से नफरत हो जाएगी। ध्रुव अपने फोन में उन सभी को 2 वीडियो दिखाता है, एक डीप फेक और दूसरा रियल वीडियो में होटल रूम में लड़के के साथ उर्वशी नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल से आज न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा खतरनाक हमारे जैसे लोग हैं जो अपने ही बच्चों पर भरोसा नहीं करते और ऐसी वीडियो को सच मान लेते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई उर्वशी, हमें माफ कर दे। हमें तुम्हारी बात पर भरोसा करना चाहिए था। पापा, आप सबने मेरी बातों पर भरोसा न करके मेरी जिंदगी की वो खुशी छीनी है जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। इस घर से मैं एक नाजायज की तरह विदा होकर गई हूँ। ऐसे मत बोलो उर्वशी, उस वीडियो पर भरोसा करके हम सब ने तुझे जो दुख और तकलीफ दी है उसके लिए तू हमें जितनी भी सजा देगी वो कम है। आप सबकी एक ही सजा है, जो रस्में आपने मुझे विदा करते वक्त पूरी नहीं करने दी थी वो पूरी करवाओ। माया किचन में जाती है और तुरंत एक थाली में हल्दी घोलकर लाती है और घर के दरवाजे पर उर्वशी के हाथों से छापे लगवाती है। उर्वशी, इस तरह मैं अब विदाई की सारी अधूरी रस्में पूरी करवाऊंगी। उर्वशी दोबारा ध्रुव के साथ घर से विदा होती हुई, मतलब घर से बाहर निकलती हुई अपने पीछे चावल फेंकती जाती है और उसके पीछे आंचल फैलाई चलती हुई माया चावल इकट्ठे करती है। दहली से बाहर निकलकर उर्वशी कुमकुम से सतिया बनाकर मायके की विदाई की सभी रस्में पूरी करती है।